Jam. I am here to explain you all topics of set. So दोस्तों ये जो चैप्टर है दोस्तों सेट, दोस्तों ये बेसिकली आपका क्लास 11th का मैथ का जो चैप्टर है दोस्तों, और ये जो सेट चैप्टर है ये क्लास 11th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। So दोस्तों ये जो चैप्टर है सेट, तो दोस्तों ये चैप्टर सेट को समझने के लिए आपको कुछ टॉपिक है जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। ये पूरा चैप्टर जो सेट है उन्हें समझने के लिए दोस्तों ये जो पूरा वीडियो बेस्ड है वो उन्हीं कुछ टॉपिक्स पे बेस्ड है। तो चलिए दोस्तों सारा टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन वो टॉपिक्स है जिन्हें हम समझना है। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आपका आता है सेट, उसका दूसरा आपको जो आता है वो आता है एलिमेंट, तीसरा जो आपका आता है वो आता है वेग, उसके बाद दोस्तों चौथा आता है वो आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, फिर जो आपका उसके बाद आता है दोस्तों वो आता है सेट बिल्डर फॉर्म, उसके बाद जो आपका आता है वो आता है एम्प्टी सेट, उसके बाद दोस्तों आपका जो आपका आता है वो फिनाइट सेट, उसके बाद जो आपका आता है वो दोस्तों आपका इनफिनाइट सेट, उसके जो आता है आपको दोस्तों इक्वल सेट, उसके बाद दोस्तों जो आपका आता है इक्विवेलेंट सेट, उसके बाद जो आपका आता है वो आता है सबसेट, उसके जो आता है वो आता है आपका सुपर सेट, उसके बाद जो आपका आता है वो आता है प्रॉपर सेट, उसके जो आपका आता है वो आता है यूनिवर्सल सेट, उसके जो आपका आता है इंटरवल से सबसेट ऑफ रियल नंबर, उसके जो आपका आता है वो है पावर सेट, उसका जो आपका आता है वो आता है यूनियन ऑफ सेट, उसका जो आपका आता है वो आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उसका जो आपका आता है वो आता है इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट, उसके बाद जो मतलब जैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बाद डिसजॉइंट सेट आता है, उसके बाद इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट आता है, उसका जो आपका आता है वो आता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, उसके बाद जो आपका आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी मॉर्गन्स लॉ। चलिए दोस्तों जो मैंने टॉपिक्स बताया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने टॉपिक्स बताया, चलिए दोस्तों वही सब टॉपिक्स को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो आता है आपका सेट। दोस्तों सेट है क्या दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा A = 1 2 3 4, मैंने ये सेट लिखा। सेट क्या बोलता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो ये आपको दिख रहा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, जैसे 1 है 2 है 3 है 4, ये सब जो क्या है ये सब आपका ऑब्जेक्ट है। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड, यहाँ वेल डिफाइंड क्यों किया, क्योंकि वेल डिफाइंड यहाँ पर बोला कि इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये है क्या, ये है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को से डिनोट करते हैं, ये है आपका सेट ऑफ नेचुरल। तो क्या हम नेचुरल नंबर डिफाइन कर सकते हैं? यस, नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ऐसे भी बहुत सारे टर्म होते हैं जिन्हें मैथ में डिफाइन नहीं कर सकते, तो उन टर्म को हम विवेक बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पर जो टर्म्स को हम डिफाइन कर सकते हैं वो सब का सेट रहता है। जैसे मैंने यहाँ बोला क्या, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपका जो दूसरा चीज हमें पढ़ना है वो आपका दोस्तों क्या आता है, अब वो आता है आपका एलिमेंट्स। अब दोस्तों आपका आता है वो आता है एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर फिर से लिखता हूँ दोस्तों A = 1 2 3 4। तो मैंने बोला कि ये सब जो 1 2 3 4 ये सब ऑब्जेक्ट है। पर अब एलिमेंट क्या कहता है, जैसे ये सब ऑब्जेक्ट है पर ये ऑब्जेक्ट सेट के लिए क्या है, तो सेट के लिए इन 1 2 3 4 को हम कहते हैं एलिमेंट। ये होता ऑब्जेक्ट है पर सेट के रिस्पेक्ट, मतलब सेट के लिए क्या, ये जो ए सेट है ए के लिए क्या होगा, तो ए के लिए एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट समझ में आ गया क्या होगा, जैसे ये होता ऑब्जेक्ट है पर ए के लिए क्या कहलाएगा, ये ए के लिए एलिमेंट कहलाएगा। जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब एलिमेंट कहलाएगा। किसके लिए, ए के लिए। अब दूसरा जो आता है वो आपका आता है वेग। जैसे मैं वेग को एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपके डोर पे कोई नॉक करता है, एक आदमी है, ठीक है, आप डोर खोलते हो तो आपको कुछ दिखता नहीं, क्योंकि अंधेरा से आपको कुछ दिखता नहीं कि कौन है, तो आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आपके पापा पूछते तो आप स्पष्ट नहीं हो पाते, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते वो आदमी कौन है। तो ऐसे ही मैथ में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उन्हीं वर्ड को हम कहते हैं वेग, जो हमारा तीसरा टॉपिक है जो हमको समझने जरूरत है सेट के लिए। दोस्तों वो वेग है। दोस्तों जैसे वेग का कुछ एग्जांपल मैंने बोला, जैसे रिच पर्सन, जैसे अभी करंट पे मैं पूछूंगा कि सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो आपसे आप में से 99% लोग बोलेंगे अंबानी। ठीक है दोस्तों, अंबानी। पर दोस्तों कल को पता चला कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन होगा, वाइबल चैम्प हो जाएगा। वाइबल चैम्प सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों ये फिक्स नहीं है कि अंबानी ही आपका रिचेस्ट पर्सन होगा। कल को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कल को मैं बन गया रिचेस्ट पर्सन तो मैं बन जाएगा ना। तो ये कंपैरेटिव है, ये जो वेग है कंपैरेटिव डिग्री पे काम करता है। जैसे अभी रिचेस्ट पर्सन अंबानी है तो ये फिक्स नहीं है कि वही है, कल को पता चले कि कोई और आ गया, कल को पता चले कि वाइबल चैम्प आ गया, या फिर मेरे सब्सक्राइबर आ गए रिचेस्ट पर्सन में। दोस्तों वैसे ये फिक्स नहीं है ना। दोस्तों मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हो गया दोस्तों, जैसे मैंने रिचेस्ट पूरे से बता दिया, अब जैसे आ गया कि टॉलेस्ट। जैसे मान लीजिए अभी सबसे बड़ा आदमी कोई है, ठीक है, कोई बड़ा आदमी है, तो कल को पता चले कि कोई दूसरा आदमी, मान लीजिए वाइबल चैम्प आ गया कॉम्प्लेट पी के, और कॉम्प्लेट में पी के आ गया, और तो वो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव है कि जैसे अभी कोई बड़ा आदमी है, मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, तो कल को वाइबल चैम्प आया तो वाइबल चैम्प बड़ा हो गया। तो ये मतलब कोई फिक्स नहीं है कि वही लंबा आदमी मतलब वो है टॉलेस्ट, वही टॉलेस्ट, ये फिक्स नहीं है। कल को दूसरा आएगा, वाइबल चैम्प आ गया, वाइबल का फिर सब्सक्राइबर कॉम्प्लेट भी आ गए तो वो बड़े हो गए, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं। तो वही
ये इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इन्हीं कुछ वर्ड को जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते तो उन्हीं सब वर्ड को हम मैथ में वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वेग समझ में आ गई। अब वेग तो हमारा हो गया, अब आता है रोस्टर टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में बता देता हूँ, उसके बाद रोस्टर फॉर्म को ही बता दूंगा। सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे मेरे मन में आया, जैसे होता सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, मेरी मन की कई बातों को अगर हम सेंटेंस में लिख दे वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जैसे मेरे मन में आया कि x में एक नंबर मान लेता हूँ, x इज ए नेचुरल नंबर एंड इज स्मॉलर देन 2, मतलब 4। जैसे मतलब मेरे मन में आया कि x एक नेचुरल नंबर है और वो 4 से छोटा है। ठीक, तो वही चीज को अगर हम सेंटेंस में लिख दे वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो उसको लिखेंगे कैसे दोस्तों, जैसे मेरे मन में आया x, और दोस्तों मैं एक बात बताने भूल गया था कि सेट में जो है ना, सेट में कर्ली ब्रैकेट लगाना नेसेसरी है दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट लगाना ही लगाना है, ये मैं बताता हूँ। सेट की बात अगर कर रहे हो आप तो कर्ली ब्रैकेट लगाना ही लगेगा। कर्ली ब्रैकेट कैसे कहते हैं दोस्तों, इसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप सेट की बात करो तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों हम, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड इज स्मॉलर देन 4। मतलब x इज सच दैट x ऐसे है कि x एक नेचुरल नंबर है एंड इज स्मॉलर देन 4। सो दोस्तों ये आपने अपनी मन की कई बातों को इस तरह सेंटेंस में रिप्रेजेंट करने को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब यही सेम चीज को तो दोस्तों देख रहे, जैसे इसका हम प्रॉपर्टी लिख दे, जैसे मेरे मन में जो बात है उसका प्रॉपर्टी लिख दे, उसका क्या गुण है, क्या क्वालिटी, इसको हम प्रॉपर्टी लिख दिए दोस्तों। अब यही चीज को मेरे मन में जो यही बात है, इसी को अगर हम एलिमेंट के रूप में लिख दिए तो उसे रोस्टर फॉर्म में कहते हैं। इसे एलिमेंट में कैसे लिखेंगे दोस्तों, जैसे मैं यही एक सेट बनाता हूँ, इसमें एलिमेंट में कैसे लिखेंगे, x एक नेचुरल नंबर आप अपने मन में ले लो, x एक नेचुरल नंबर है, ठीक, और वो 4 से छोटा है, तो क्या कहा जाएगा दोस्तों, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये सब एलिमेंट है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम दोस्तों, 1 2 3 ये सब। तो दोस्तों ये जो मैंने लिखा अपनी कई बातों को सेंटेंस के रूप में रिप्रेजेंट किया, ये सेट बिल्डर फॉर्म आपका समझ में आ गया। अब दोस्तों यही कई बातों को अगर हम एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए सेम बातों को, तो वो आपका हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में आ गया। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एक ही चीज है दोस्तों, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब जो चीज आपका आता है वो आता है एम्प्टी सेट। चलिए दोस्तों एम्प्टी सेट को भी समझते हैं कि एम्प्टी सेट क्या है। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट जो है उसको मैं बताऊंगा कि किन किन चीजों से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर ऐसा लिखा है, अगर आपका ऐसा लिखा है, अगर कहीं आप ऐसा देखो जहां पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, या मैं एलिमेंट किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, एक रिस्पेक्ट में, तो यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो बताता है कि ये किससे रिप्रेजेंट करता है, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। और क्या चीज हम समझ सकते हैं, जैसे अगर a इक्वल टू क्वेश्चन में है a इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब a इक्वल टू कुछ नहीं, इसका मतलब क्या था, a इक्वल टू कुछ नहीं और a इक्वल टू 5। ये तक मैं सिंबल स्टेप का बता रहा हूँ कि कैसे इसे रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है। तो a इक्वल टू 5 तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। सेट तो बना, सेट में कुछ नहीं तो एम्प्टी सेट है। ठीक है दोस्तों, अब एम्प्टी सेट को हम 2 और नाम से बुलाते हैं, वॉइड सेट और नल सेट। ज्यादातर आप क्वेश्चन में नल सेट ही देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अब दोस्तों जो आता है वो आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन से ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई भी अगर सेट में एक एलिमेंट हो तो वो सिंगलटन सेट होता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ a इक्वल टू 3, मान लीजिए मैंने 3 लिख दिया, ठीक लिख दिया। दोस्तों जब भी कोई सेट में अगर एक एलिमेंट रहता है तो वो आपका आता है क्या, वो आपका आता है वो पर्टिकुलर सेट जिसमें एक एलिमेंट है वो का सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया b इक्वल टू 4, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, b इक्वल टू 4 लिख दिया। दोस्तों इसमें एक ही एलिमेंट है, ये सेट में एक ही एलिमेंट, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, सिंगलटन सेट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, सिंगलटन सेट करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट को समझ चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या है, जैसे कोई भी सेट है, फिनाइट तो आप समझ ही चुके होंगे, मैं बता भी देता हूँ। सेट है, जैसे मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4, सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिखा 1 2 3 4, तो इसे हम गिन सकते हैं, तो ये फिनाइट सेट कहलाएगा। ठीक, बात समझ आ गई। फिनाइट सेट तो बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इनफिनाइट सेट, जैसे कोई चीज हम नहीं गिन सकते, वो इनफिनाइट होता है। अब इसका सेट, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 है, तो ये चलता रहेगा। मैंने लिखा कि एक नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, तो ये तो चलते रहेगा, इनफिनाइट है। जैसे मैंने यहाँ लिखा a इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट, यहाँ मैंने ये लिखा, तो ये क्या बता, ये इनफिनाइट सेट है, इसलिए मैंने डॉट डॉट लिख दिया, तो इनफिनाइट सेट है। ये आपको पता लगा कि इनफिनाइट सेट है। पर दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्म यूज किया है, यहाँ मैंने रोस्टर फॉर्म यूज किया है। ठीक है दोस्तों, पर हर इनफिनाइट सेट के लिए हम रोस्टर फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे ये जो 2 4 6 8 है, ये सेम पैटर्न में रिपीट होता है, इसका पैटर्न बार बार चेंज नहीं होता। कैसे,
जैसे ये इवन नंबर है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 8 है। जैसे मैं 2 के बाद 3 को छोड़िए 4 आएगा, 4 के बाद 5 को छोड़िए 6 आएगा, 6 के बाद 7 को छोड़िए 8 आएगा। तो 1 डिजिट को छोड़ के ये नंबर आ रहा है, तो सही मतलब सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों जब सीक्वेंस रिपीट होता है तो उन इनफिनिट सेट को हम क्लोजर फॉर्म में लिख सकते हैं। पर जब सीक्वेंस रिपीट ना हो, सीक्वेंस में मतलब सेम पैटर्न रिपीट ना हो, उसका पैटर्न बार बार चेंज हो, तब हम क्या करेंगे, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे दोस्तों, जैसे सेट बिल्डर कैसे फॉर्म लिखेंगे, जैसे यही चीज ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे b इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए, मान लीजिए जैसे सीक्वेंस में मतलब सही पैटर्न सेम पैटर्न में ना रिपीट हो, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या x इज ए प्राइम नंबर। अगर इस तरह का जैसे प्राइम नंबर भी एक इनफिनाइट सेट है पर वो सेम पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, सेम पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसा कि हमको पता है प्राइम नंबर जैसे 2 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, फिर बाकी 7 के बाद 11 आ जाता है, तो ये सेम पैटर्न में रिपीट नहीं होता है। 2 के बाद डायरेक्ट 5, 5 के बाद फिर 7, फिर 11, तो सेम पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों इनको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम फिनाइट और इनफिनाइट सेट को तो एकदम अच्छे से समझ लिए कि इनफिनाइट सेट क्या होता है और इनफिनाइट सेट को हम कब रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों आपका आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है दोस्तों, बहुत मजेदार टॉपिक है। जैसे मैंने लिखा एक सेट बनाया 1 2 3 4 और एक बी सेट बनाया 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ सेम एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 और नीचे भी आपका 1 2 3 4। यहाँ पर हम ये नहीं दे नंबर ऑफ एलिमेंट हम नहीं गिन रहे हैं कि कितना एलिमेंट, हम देख रहे हैं सेम एलिमेंट है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। तो ये आपका इक्वल सेट होता है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या है दोस्तों, हम इक्वल सेट को समझ के इक्विवेलेंट सेट क्या है। जैसे मैंने लिखा AEIOU और B लिखा मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। तो ये इक्विवेलेंट सेट लगेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये मतलब नहीं कि A है तो B में भी A आना चाहिए, ये इक्वल सेट का किस्सा है। हमें यहाँ पर है कि AEIOU तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है, तो वो है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना है 1 2 3 4 5, तो वहाँ पर 5 है। तो दोस्तों जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेम होता है दोस्तों वो आपका इक्विवेलेंट सेट होता है। तो दोस्तों मैं एक बात बताना, जैसे आप इक्वल जो सेट है ना दोस्तों, इक्वल सेट को आप इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं पर इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते। जैसे कैसे दोस्तों, जैसे देखिए इक्वल सेट है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट से इसे मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर देखेगा इक्विवेलेंट सेट तो वो देखेगा 1 2 3 4 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखेगा वो भी 4 आएगा। तो दोस्तों इसलिए हम इक्वल सेट को हमेशा इक्विवेलेंट सेट कह देंगे, हमेशा, क्योंकि इक्वल सेट हुआ कैसे, ऊपर जो एलिमेंट है वो सेम नीचे का एलिमेंट है, तो इसे इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। पर इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट कैसे नहीं कह सकते, जैसे AEIOU 1 2 3 4 5, तो इक्वल सेट क्या कहता है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम एलिमेंट। अगर 1 है तो मतलब A है तो A होना चाहिए, 1 नहीं, A है तो A, E है तो E, I है तो I, इस तरह पर सेम एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंट सेट को इसलिए हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। अब दोस्तों हम इक्वल सेट और इक्वल सेट को तो बहुत आराम से समझ लिए। अब दोस्तों आता है सबसेट। सबसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चन भी बहुत इससे बनता है। सबसेट क्या है, जैसे मैंने एक सेट बनाया A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये मैंने बनाया, ये मैंने एक नंबर लिख दिया, ठीक है, A इक्वल टू दिस। अब मैंने एक सेट बनाया B इक्वल टू 1 2 3, ठीक है दोस्तों। ये जो B है ना ये A का सबसेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो सबसेट पहले कहते क्या है, जैसे A का ही ये एलिमेंट लेके, जैसे अगर A का A कुछ है, एक का एलिमेंट लेके अगर हम एक नया सेट बनाए, एक का ही एलिमेंट लेके अगर हम एक नया सेट बनाए, तो वो जो नया सेट होता है ना, एक नया सेट बना दिया हम, एक 1 2 3, जैसे 1 2 3 कहाँ का है, ये 1 2 3 हम एक का एलिमेंट लेके ही बनाए दोस्तों, इसलिए हम B को कहेंगे सबसेट। B को सबसेट कहेंगे क्यों, क्योंकि वो एक का एलिमेंट लेकर आना है, पर B को सबसेट कहेंगे किसका, तो B को सबसेट कहेंगे ऑफ A, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिखते कैसे है दोस्तों, हम इसे कैसे लिखते हैं दोस्तों, ऐसे लिखते हैं B इज अ सबसेट ऑफ, ऐसे दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे इक्वल का साइन दे देंगे दोस्तों, मैं अच्छे से बता दूं दोस्तों, B इज अ सबसेट ऑफ A, इस तरह से हम लिखते हैं। सबसेट जानते क्या होता है दोस्तों, अब मैं यहीं पर बता देता हूँ, सबसेट आप समझ गया, यहीं पर मैं सुपरसेट को समझा देता हूँ, ये इसी एग्जांपल से। अब दोस्तों जैसे B आप समझ लीजिए B एक सन है और A फादर है, मतलब ये पापा है और ये बेटा है, ठीक। आप समझ आ गया कि B, मैंने बोला कि अगर कोई पूछा कि B और A का क्या मतलब, B A का क्या लगता है, तो B A का फादर लगता है, तो B इन्हें मतलब जैसे A का B क्या लगता है, तो A का B सन लगता है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A,
ए का क्या लगता है बी, सबसेट लगता है। अब बी का ए क्या लगता है, मैंने समझ लिया कि ए का बी सबसेट लगता है मतलब सन लगता है। तो अगर कोई पूछेगा कि बी तुम्हारा ए क्या लगता है तो वो बोलेगा क्या फादर लगता है, तो मतलब सुपरमैन फादर, तो वही जो बोलेगा ना बी ए का क्या लगता है तो वो जो फादर बोलेगा ना वही फादर को सिंगलटन सिंगलटन सेट समझ लीजिए, सॉरी सुपर सेट समझ लीजिए। अब दोस्तों जैसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कैसे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए और हम क्या लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ, मतलब ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। क्या दोस्तों हम ये सिंबल यूज करेंगे, नहीं दोस्तों ये सिंबल हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला सिंबल। ये वाला मतलब सबसेट का ये सिंबल है, पर सुपर सेट का हम इसी सी को ऐसे उड़ा देंगे दोस्तों, और कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही था, ये सबसेट और सुपर सेट का हम अच्छे से समझ ली दोस्तों। अब हम आते हैं प्रॉपर सबसेट में। प्रॉपर सबसेट क्या है दोस्तों, जैसे मैंने ये सिर्फ 1 2 3 4 है, जैसे अब दोस्तों मैं सबसेट का यूज करके बनाऊंगा। जैसे 1 2 3 पर 1 2 3 को मैं सारा सबसेट पहले लिखता हूँ, सारा सबसेट लिखने जा रहा हूँ दोस्तों मैं। एक पहला सबसेट आएगा 1, दूसरा सबसेट आएगा 2 आपका, तीसरा सबसेट आएगा 3, उसका सबसेट आएगा आपका 1 2, फिर आएगा आपका 1 3, उसके बाद आपका आएगा 2 3, उसके बाद आपका आएगा 1 2 3। जैसे ये सब अब क्या है, ये सब का सबसेट है, ठीक है सबसेट है। अब दोस्तों 1 2 3 4 5 6 का ये सब सबसेट निकला आपका। सो दोस्तों प्रॉपर सबसेट क्या है, ये सारे आपको सब्जेक्ट सबसेट है। अब दोस्तों जैसे 1 लिखा मैंने, 2 लिखा मैंने, 3 लिखा मैंने, 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3 लिखा, तो जो भी सबसेट एक के इक्वल है उसको छोड़ के बाकी सबको हम प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ भी का यूज किया है, ये भी और ये भी सब सबसेट ही कहलाएंगे। पर जैसे 1 2 3 इसके इक्वल है ना, पर जो भी सबसेट, जैसे यहाँ पर मैंने a इक्वल टू, मुझे यहाँ पर 4 5 6 ये नहीं रहेगा दोस्तों, इक्वल अगर मैंने बात किया है तो मुझे यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। जैसे a इक्वल टू 1 2 3 है दोस्तों, 1 2 3 इक्वल है दोस्तों, क्या 1 और 1 2 3 इक्वल है, नहीं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी सबसेट है, पर जो सबसेट इसके इक्वल है, जो सबसेट इसको इक्वल है उसको छोड़ के बाकी सबको हम प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। मतलब जो इक्वल है उसको प्रॉपर सबसेट भी नहीं कह सकते हैं हम उन्हें। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 1 3 2 3, ये सब सबसेट तो कहलाएंगे, पर सबसेट के साथ साथ हम इन्हें प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। समझ में आ गई दोस्तों प्रॉपर सेट का क्या था, प्रॉपर सबसेट का क्या संबंध था इस सब चीज से। अब दोस्तों हम आते हैं प्रॉपर सेट को समझने के बाद, अब हम आते हैं यूनिवर्सल सेट में। अब आते हैं दोस्तों यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट क्या है, जैसे मैंने एक बहुत सारा एग्जांपल लिया, a इक्वल टू दिस, तो ये सब आया कहाँ से। ये सब जितना भी मैंने सारे एग्जांपल लिया, ये सब a इक्वल टू दिस, सब a भी कहाँ से है, मैंने कहा कि a से b आया तो a कहाँ से है, तो a भी जिस जगह जिस सेट से बन के आया है वो सेट का नाम यूनिवर्सल सेट है। तो दोस्तों मतलब यूनिवर्सल, आप जितना भी सेट बनाओ, आप कितना भी सेट बनाओ, वो सारा सेट जो जिस जगह से है, उस जिस सेट से है वो सेट का नाम है यूनिवर्सल सेट। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। अब दोस्तों जैसे एक एग्जांपल समझ लो, जैसे अगर मैंने बोला b इक्वल टू, अगर मैंने बोला ना सन, और a इक्वल टू अगर मैंने फादर बोला ना, तो यूनिवर्सल से को ग्रैंडफादर, दादाजी समझ लो। ठीक है, अब इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझिएगा। जैसे मैंने बताया इनफिनाइट सेट तो समझ में गए थे। जैसे अगर मैंने बोला कि 2 के बाद 4 इवन नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, तो हम डॉट करके लिख दिए। ठीक, पर मैंने बोला कि सेम सीक्वेंस में रिपीट हो रहा था तो मैंने डॉट करके लिख दिया। सीक्वेंस में मतलब सेम पैटर्न में रिपीट होता तो मैंने डॉट करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अगर सेम पैटर्न में रिपीट ना हो तो, जैसे मैंने अगर बोला 5 और 7 के बीच में नंबर लिखो, 5 और 7 के बीच के सारा नंबर लिखो, तो कोई बच्चा लिखेगा 6, नहीं 5 नहीं आता, 5.1 नहीं आता है क्या, तो लेकिन ठीक है सी पैटर्न लिखना, हम लिख देंगे 5.1 के बाद 5.2, क्यों 5.1 के बाद 5.01 नहीं आता है क्या, कि 5.001 भी आ सकता है, फिर 5.401, 5.501, ये तो ये सेम पैटर्न रिपीट है। आपको 5.1 के बाद 5.2 नहीं बोल सकते, उसके अंदर 5.01 भी आता है, तो ये सेम पैटर्न रिपीट नहीं होता है। दोस्तों हम ये इन्फिनाइट नंबर, 2 नंबर के पीछे इन्फिनाइट नंबर आता है, ये तो आप जानते होंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अगर बोला 5 और 7 के बीच में सारा नंबर लिखो, दोस्तों हम लिख नहीं सकते दोस्तों, इसलिए हम इसको कॉमा से बताते हैं। कैसे बताते हैं दोस्तों, हम उसको ऐसे कॉमा से बताते हैं। अगर 5 और 7 के बीच का नंबर बोला है तो हम ऐसे लिखेंगे 5,7 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पे डिपेंड है। जैसे क्वेश्चन बोला कि 5 और 7 को लेके उसके बीच के सारा नंबर लिखो, तो जब लेके बोला तो हम कुछ इस तरह से बिग ब्रैकेट देंगे दोस्तों, इस तरह से कुछ बिग ब्रैकेट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला आपका आता है, ये जो आपका है ये आपका पहला आता है, पहला। ठीक, अब दूसरा क्या है, बोला 5 और 5, बोला कि 5
और 7 के बीच का सारा नंबर लिखो और 5 और 7 को छोड़ के, 5 और 7 दोनों नहीं होना चाहिए पर उनके बीच का सारा नंबर होना चाहिए, 5 और 7 को छोड़ के लिखो। तो 5 और 7 को छोड़ के लिखने का दोस्तों आप उसे ऐसे लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, इस तरह का ब्रैकेट भी दे सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। आप उसे 5, 7 करके, जैसे कि ये ब्रैकेट इस तरफ से है तो आप इसे इस तरफ से ऐसे लिख दीजिए दोस्तों, ऐसे। दोस्तों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक दोस्तों। ये आपका हो गया सेकेंड चीज। अब दोस्तों मैंने बता दिया कि अगर क्वेश्चन ने बोला कि आप 5 और 7 को लेकर लिखो तो आप इस तरह का ब्रैकेट देखो, कर्ली ब्रैकेट ये नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट है। और तो अगर बोला कि आप 5 और 7 को ना लिखे तो आप या तो स्मॉल ब्रैकेट दो या तो आप यही बिग ब्रैकेट को ऐसे बुढ़ा के ऐसे कर दो। अब आता है कि क्वेश्चन बोला कि 5 को तो लो पर 7 को नहीं लो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 और 7 का सारा नंबर बोला, उसमें ट्विस्ट क्या था, 5 को लो पर 7 को नहीं लो। अरे इसको कैसे करेंगे? तो लेने वाला को, जब हम किसी चीज को लेते हैं तो उसका ब्रैकेट ऐसा होता है, तो उसको ऐसे लिख देंगे, तेरा पहला काम खत्म। अब बोला कि 7 को नहीं लो, नहीं लेने का ये ब्रैकेट ये होता है या तो ये होता है, हम ये लिख देते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैंने बता दिया कि दोनों इक्वल होता है। ये आपका हो गया थर्ड चीज। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है, बोल देगा कि 5 को नहीं लो पर 7 को लो, तो इसको भी सेम तो इसी तरह से हम लिखेंगे, 5 को मत लो तो हम या तो इसको स्मॉल ब्रैकेट देंगे या तो ये बाहर कर देंगे, और 7 को लो। दोस्तों इस तरह से हम सारे इंटरवल्स, ये सब सारे क्या है, इंटरवल्स, इस तरह से हम सारे इंटरवल्स को क्वेश्चन पे डिपेंड रहता है, इस तरह से ब्रैकेट चढ़ता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कि जो मैंने पहला बताया इसको हम क्या कहते हैं, पहला जो मैंने बताया कि 5 और 7 को लेकर चलना है, इसे हम क्या कहते हैं? ये जो पूरा मैंने पहला जो इसे समझ लीजिए, पहला जो चीज था उसे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं दोस्तों क्लोज इंटरवल। और जो मैंने दूसरा चीज बताया, दूसरा ये जो दूसरा प्रॉपर्टी बताया मैंने, इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल। और जो मैंने ये बताया, जैसे इसमें देखिए कि हमें हमेशा स्मॉल ब्रैकेट को देखना है, ये दोनों में, थर्ड फोर्थ में हमें स्मॉल ब्रैकेट देना है। स्मॉल ब्रैकेट इस तरफ है, स्मॉल ब्रैकेट इस तरफ है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट किस तरफ है, स्मॉल ब्रैकेट राइट तरफ है, हम इसे क्या बोलेंगे? ओपन फ्रॉम राइट। अब दोस्तों ये जो स्मॉल ब्रैकेट किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है, इसे क्या बोलेंगे? ओपन फ्रॉम लेफ्ट। तो ये सब कुछ नाम है दोस्तों इंटरवल्स के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम इंटरवल्स समझ लिए हैं दोस्तों, इंटरवल्स सबसेट ऑफ रियल नंबर क्या था। अब दोस्तों हम आते हैं पावर सेट में। तो पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे समझ लीजिएगा, क्वेश्चन भी अच्छा खासा बनता है दोस्तों इससे, ठीक है। हम इंटरवल से सबसेट और रियल नंबर समझ के अब आता है पावर सेट। पावर सेट क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बोला ए है, ए का मैंने कुछ सबसेट ले लिया, जैसे मैंने बताया, जैसे ए अगर 1 2 3 है तो उसका बनेगा 1 2 3 1 2 1 2, मतलब 1 2 2 3, फिर 1 3, इस तरह से बनेगा सबसेट। उसका एक बनेगा 1 2 3, और दोस्तों जैसे मैंने सबसेट बोला ना तो उसका सबसेट 5 भी बनता है दोस्तों, 5 पर हम उसको लिखते नहीं है, 5 भी बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब ये पावर सेट क्या कहलाता है? जैसे मैंने ए का सबसेट निकाला, अब वही सबसेट को हम एक नया सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसा एलिमेंट भर दे तो जो नया सेट कहलाएगा वो आपको प्रॉपर सेट कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ए इक्वल टू को सबसेट है, वही सबसेट को हम एज अ एलिमेंट एक नया सेट में भर दे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो एक नया सेट जो कहलाएगा वो आपको पावर सेट कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो बात बोलते हैं कि पावर सेट के अंदर क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर ऑफ, इसे हम बोलते क्या दोस्तों? जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए। जैसे मैंने क्या बोला कि सबसेट को हम भरेंगे, तो सबसेट को भरेंगे, मैंने सबसेट क्या होता है? सेट होता है, सबसेट को भरेंगे तो जरूर, पर एज अ एलिमेंट भरेंगे, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए कितना होता है? तो वो होता है आपका 2n, की फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, वो आपका 2n होता है। पर दोस्तों यहाँ पर n क्या है दोस्तों? तो n है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। जैसे ए में आपका कुछ 1 2 3 था, तो कितना नंबर? 3 था, तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 का पावर 3। मतलब जैसे कि हमने अगले वीडियो में बताया था कि क्यूब रूट क्या होता है। जैसे क्यूब रूट जैसे यहाँ पर लिखा है 2 का पावर 3, तो 2 को हम 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो जैसे आया आपका रिजल्ट 8 आया। दोस्तों ये आपका बताता है कि जो 8 है दोस्तों, ये आपका डायरेक्ट आप जान गए कि सबसेट कितना है, डायरेक्ट आप जान गए कि पावर सेट जो मैंने नया सेट बनाया उसका तो सबसेट कितना है, ये डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला समझ गए कि 8a है। आप चेक करके देख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि ये 8 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम जाते हैं यूनियन ऑफ सेट में। दोस्तों यूनियन ऑफ सेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे भी समझ लीजिएगा। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट जैसे मैंने एक एलिमेंट एक सेट है ए, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, और लिखा मैंने बी, मतलब बी लिखा और लिखा 1 2 5 6 7 है, ठीक। 5 6 7 है तो 1 2 3 पर 1 2 सब है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ए है आपका, बी है आपका,
5 6 7 8। अब दोस्तों मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब मैं ए का सारा एलिमेंट प्लस बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट को और बी का सारा एलिमेंट को सारा ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट को एक नए सेट में भर दूं। जैसे ए का सारा एलिमेंट ले लिया मैंने और बी का सारा एलिमेंट और एक नया सेट बना दूं, तो वो जैसे मैं कैसे होगा, जैसे मैंने क्या किया, ए का सारा एलिमेंट पहले ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने एक नया सेट बनाया जिसमें मैं ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट को ले लिए। तो ये जो नया सेट बनाया, ये नया सेट आपका कहलाता है ए यूनियन बी, यही आपका आता है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी यही आपका कहलाता है। अब दोस्तों ये यू है ना, यही आपका सिंबल है दोस्तों यूनियन का, ये दोस्तों सिंबल दोस्तों यही आपका सेट है, ये आपका सिंबल है यूनियन का। ठीक, यूनियन को हम ऐसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक प्रश्न आया होगा कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने एक बार 1 लिखा, यहाँ पर 5 के पहले 1 लिखना चाहिए। दोस्तों सेट का रूल कहता है कि जब भी कोई नंबर 2 बार हो तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। सेट का ये रूल है कि सेट के अंदर एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक बार लिखा, यहाँ पर 5 के पहले नहीं लिखा। तो ये यूनियन समझ में आ गया। अब यही एग्जांपल्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ में आता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, अब इंटरसेक्शन क्या सेट क्या है, जैसे यहाँ पर देखोगे कि कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 1 2 बार है, 1 कॉमन है। ठीक, तो दोस्तों हम एक नया सेट बनाते हैं जिसमें हम ए और बी में क्या कॉमन है उसको लिखेंगे। ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में 1 कॉमन है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। हम यहाँ नंबर ऑफ एक आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो हम वो नहीं कर रहे हैं। अगर वो आता तब हम लिखते, तब भी हम जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा 4 भी मान लीजिए आ गया। ठीक है दोस्तों, 4 भी आ गया मान लीजिए, तो अगर मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तब आपका 2 यहाँ पर आएगा, तब 2 आएगा। पर यहाँ पर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बोल रहा, कितना एलिमेंट है ये नहीं बोल रहा हूँ, कितना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, कौन सा। तो ये 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो दोस्तों एक नया सेट बनाता हूँ मैं, जिसमें मैं वो एलिमेंट को लिखता हूँ जो दोनों सेट में कॉमन है। तो जैसे वो जो नया सेट बनाया, वो नया सेट का जिसमें मैं कॉमन जो दोनों सेट में कॉमन है उन एलिमेंट को लिखा जो एक नया सेट बना के, तो वो नया सेट आपको कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। और दोस्तों यही आपका सिंबल है जिससे हम इंटरसेक्शन को बताते हैं। इंटरसेक्शन का यही सिंबल है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 4 भी कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 4 भी लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक ऐड किया था 4, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखना नहीं का एक मिस्टेक था दोस्तों, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर 1,4 होगा दोस्तों। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी हम समझ गए दोस्तों। हमारा यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपका आता है डिसजॉइंट सेट। अब देखिए दोस्तों, जैसे इसको हम और दोस्तों अभी मैं इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट भी बता देता हूँ। जैसे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन चीज को अगर इस तरह से मैं लिख के बताया हूँ, इस तरह से मैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 और 4, इस तरह से जब मैं बताऊंगा तो वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएगा। पर यही चीज को अगर मैं डायग्राम से अगर मैं बताऊंगा, डायग्राम से मैं बताता हूँ, तो वो कहलाता है इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट। जैसे ए इक्वल टू आपका क्या है, ए इक्वल टू आपका 1 मतलब क्या है दोस्तों आपका 2 3 2 और 3 है दोस्तों। आपका बी में क्या है दोस्तों, बी में आपका 5 6 7 8 और आपका कॉमन क्या है दोस्तों, कॉमन को हम यहाँ लिखते हैं 1 और 4। ये जो कॉमन है दोस्तों वो आपका यहाँ लिखाता है। तो ये डायग्राम से हम वही सेम चीज को डायग्राम से वो आपका इंटरसेक्टिंग सेट कहलाता है। अब डिसजॉइंट सेट को इसी तरह से हम समझ जाएंगे। देखिए जब जो कॉमन होता है तो उसको हम इस तरह से बताते हैं। ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी रहेगा तो इससे बताएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1, ये सब नहीं रहता दोस्तों, मान लीजिए नहीं रहता, मतलब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 रहता। अगर इस तरह का रहता तो उसको हम क्या बोलेंगे, उन सेट को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे दोस्तों, डिसजॉइंट के सेट कहलाएंगे। अब इन्हें क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। और जैसे जो ये मैंने डायग्राम बताया दोस्तों, ये डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं। ये बात याद रखिए कि इन डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। जब कोई भी चीज को, कोई भी रिलेशनशिप को, कोई भी 2 सेट के रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स के रूप में, उन डायग्राम्स को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बनाया, ये वेन डायग्राम था, ये डायग्राम था पर ये वेन डायग्राम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर 5 रहेगा तो जो नया सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का, तो वो सेट का कहलाएगा आपका डिसजॉइंट सेट। अब उसको हम डायग्राम से कैसे बताते हैं दोस्तों,
तो मैं यहाँ बस को बता रहा हूँ डायग्राम से। अब यही डिजाइन सेट को डायग्राम से ही बता सकते हैं हम। वो हम कैसे बताएंगे? तो ये जो कहलाता है, जैसे अगर ऐसा हो तो इसे हम कहेंगे, अगर ऐसा हो तो इसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे दोस्तों? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, इसे कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ठीक, ये दोस्तों जे है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं बता दूं, ये जे है, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अब दोस्तों डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? ये है, इस तरह से हम दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं इसको डायग्राम्स में। जो एक एलिमेंट वो लिख दीजिएगा बी में, जब कॉमन नहीं रहता तो इस तरह से हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कॉमन रहता है तो यानी ए इंटरसेक्शन बी के तरफ, मतलब इंटरसेक्टिंग सेट में क्या हम सीखे थे, जब कॉमन रहेगा तो इसे कैसे बताएंगे? ऐसे, और ए और बी, और यहाँ पर आपका कॉमन चीज आएगा जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों सेट में ए और बी दोनों में जो कॉमन है वो आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ए का सारे एलिमेंट, यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पर ए का ए एलिमेंट्स ऑफ ए आएगा, और यहाँ पर आएगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, और यहाँ पर जो कॉमन आता है वो आता है जब ए इंटरसेक्शन बी रहेगा तो। अब ए इंटरसेक्शन बी को फायर तो इस तरह से डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ए इंटरसेक्शन बी को फायर रहेगा उन सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट दोस्तों। अब हम आएंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट दोस्तों। 1.4 आपके जो चैप्टर है सेट चैप्टर, उसका 1.4 में एक्सरसाइज में आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट से बहुत सारे क्वेश्चन बना है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट को समझ लेते हैं। हमने डिसजॉइंट सेट को समझ लिया, हमने इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट को समझ लिया, अब बिना देरी के कंप्लीमेंट ऑफ सेट को समझ लेते हैं दोस्तों। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? जैसे मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 दोस्तों, ये 3 है, 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ए लिया, मान लीजिए लिया 2 3 4, मैंने ये लिया दोस्तों, ए इक्वल टू दिस लिया। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या रहता है कि जैसे मैंने अगर बोला कंप्लीमेंट ऑफ ए को हम इस तरह से बोलते हैं ए डैश। अगर मैंने बोला कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बचा वो आपका एक मतलब एक नया सेट बनाओ। अगर मैंने बोला कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो कंप्लीमेंट ऑफ अगर क्वेश्चन है तो मतलब ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी बचा उस जो भी बचा ए को छोड़कर जो बचा, जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचा उसको एक नया सेट में लिख के बता दो। ठीक है दोस्तों, वो नया जो सेट बनेगा वो आपका आएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए डैश। दोस्तों अगर मैंने बोला कि कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो कंप्लीमेंट ऑफ मतलब 2 3 4 इसमें है तो 2 3 4 को यूनिवर्सल सेट से हटा दो, एक नया सेट बनाओ। 2 3 4 को हटा के क्या बचेगा दोस्तों? ये बचेगा। तो मैंने एक नया सेट बनाया जिसमें मैं ए को हटा दिया, मतलब ए कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बना उसको एक नया सेट में लिख दो। ठीक, नया सेट में उसे रिप्रेजेंट कर दो। अब ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट था। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीमेंट सेट था, मतलब अगर बोला कंप्लीमेंट ऑफ ए तो ए को छोड़ के, और अगर दो सेट है ए और बी तो अगर बोला बी को छोड़ के तो ए को रहने देना, इस तरह से आप जान सकें। अब जो आपका अब दोस्तों आता है डी मॉर्गेज लॉ। ठीक है दोस्तों, डी मॉर्गेज लॉ। चलिए दोस्तों डी मॉर्गेज लॉ को समझते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है ए, अगर ये लिखा है, सबसे पहले हम इसे बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, अब इसे हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले जान लो, अगर यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन कर देना। जैसे ये जो कंप्लीमेंट का साइन है ये ब्रैकेट में, मतलब कि अभी तो ब्रैकेट में दिया है, पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये कंप्लीमेंट साइन ए में भी आ जाएगा, बी में आ जाएगा, और यूनियन को इंटरसेक्शन कर देना। ये सब बात को याद रख के हम यहाँ पर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन, यहाँ लिख देंगे हम, ऐसे कर देंगे, इसका अपना अपना कंप्लीमेंट का साइन रहेगा। अब जैसे इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन का यहाँ पर साइन दूंगा और यहाँ पर मैं कंप्लीमेंट का साइन दूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले इसे हम बोलते क्या है? इसे हम बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर वही बात है, देखना इंटरसेक्शन है यूनियन, यहाँ पर लगेगा दोस्तों। अब इंटरसेक्शन है दोस्तों, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन साइन नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ होगा दोस्तों यूनियन, यहाँ पर फिर कंप्लीमेंट साइन। पर इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे यूनियन ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ बी। सो दोस्तों यही था हमारा एक्सप्लेनेशन जिसमें मैं उन टॉपिक्स को बताया जिन टॉपिक्स को आपको समझना जरूरी था सेट चैप्टर को समझने के लिए। सो दोस्तों अगर थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, थोड़ा सा नॉलेजेबल लगेगी, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक इतना लंबा वीडियो मेरा बन चुका है दोस्तों, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग, बी हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।
क्या अभी भी मैं सब्सक्राइब डिजर्व नहीं करता? प्लीज सब्सक्राइब, इट विल मोटिवेट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी आर बाय।